हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? उम्मीद करता हूँ कि घर बैठे आप अच्छी तैयारियों में जुटे हुए हो। इसी आशा और विश्वास के साथ एक और शानदार सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, बात कर रहे हैं कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट पेपर सेकंड। इसके अलावा भी आज का जो सेशन है और जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, चाहे वो आपकी यूजीसी नेट की एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपकी EMRS में जूनियर अकाउंटेंट और लेक्चरर की एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी दिल्ली अधीनस्थ चयन बोर्ड में स्कूल लेक्चरर की एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी महात्मा गांधी नरेगा में लेखा सहायक और साथ में जो NRHM है उसमें लेखा सहायक की जो भर्ती आ रखी है, उनके लिए भी आज का जो सेशन है बड़ा ही शानदार होने वाला है। तो इसलिए आज के सेशन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको वॉच करना है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका हो, तो ज़रूर आप कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई है वो ज़रूर देंगे। साथियों, सेशन है बड़ा ही खास और इम्पोर्टेंट है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप लगातार ऐसे सेशन ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे इस चैनल के सब्सक्राइब बन जाइए, इस परिवार के सदस्य बन जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अगर सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। और इसके अलावा आज के सेशन को सबसे पहले आपको काम करना है, अपने साथियों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि शेयर करने का किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो एक बार आज के सेशन को शेयर कर दें ताकि मैं आज का जो सेशन है वो स्टार्ट कर सकूं। और आज का सेशन है वो बड़ा ही खास है। कारण क्या है कि आज के सेशन में कुछ महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको अपन देखेंगे कि आपने रॉकेट भाई जो एक सहायक भाई है उसमें जो चीज़ मैंने आपको अभी तक जो पिछली 6 क्लासेज हुई है उनमें मैंने जो आपको करवाई थी, आज हम उनको चेक करेंगे कि क्या वास्तव में जो चीज़ आपको बताई गई है वो आपके समझ में आई या नहीं। तो फटाफट मैं आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछूंगा और आप कमेंट बॉक्स में फटाफट उसकी आपको रिप्लाई करना है, जवाब देना है, ताकि हमें लगे कि वास्तव में जो चीज़ हमने आपको बताई है वो आपके लिए फायदेमंद भी हो रही है और आपको समझ में आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों ये काम आप जरूर करोगे और इसी उम्मीद के साथ मैं आज के सेशन को स्टार्ट करूंगा और आप उससे पहले सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन में अपन बात करेंगे सबसे पहले जो आपकी रॉकेट वही है उससे रिलेटेड अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, रॉकेट वही के संबंध में अपन बातें करेंगे कि भाई रॉकेट वही के जो जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं उसकी आज चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के इस सेशन में अपन बात करेंगे MCQ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है रॉकेट वही के, यानी जो आपकी कैश बुक है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उस पे अपन आज के इस सेशन में बातें करेंगे। ठीक है साथियों, तो आपको निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो शेयर कर देना है ताकि और भी जो साथी जो कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट पेपर सेकंड इसके अलावा और भी कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए आज का जो सेशन है वो फायदेमंद हो सके। ठीक है साथियों, आपकी अनुमति के साथ ही मैं आज के सेशन को स्टार्ट करूंगा और सबसे पहले मैं आपके लिए जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा हूं कि भाई साधारण रॉकेट वही का शेष होता है ना। साधारण रॉकेट वही जो आपकी सिंपल कैश बुक है उसका शेष क्या होता है? डेबिट शेष होता है, क्रेडिट शेष होता है, कभी डेबिट कभी क्रेडिट या दोनों पक्षों का बराबर होता है। तो आपको फटाफट कमेंट में रिप्लाई करनी है, क्या होगा इसका आंसर बताओ। देखिए फटाफट क्या होगा, ABCD क्या सोचते हो आप? आपको इसका आंसर है वो फटाफट देना है कि भाई साधारण रॉकेट वही कह दो या रॉकेट वही कह दो या एक स्तंभीय रॉकेट वही कह दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, है ना। नाम एक ही है, सिर्फ थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए है। बाकी अपन ये बात कहते हैं कि भाई ये सिंपल कैश बुक है तो वही बात है, अपन कहें कि रॉकेट वही है तो ही वही बात है, अपन कहें कि भाई कैश बुक है तो भी वही बात है, अपन कहें कि एक स्तंभीय वाली रॉकेट वही है तो भी वही बात है। ठीक है, तो इसमें देखो साथियों आपका कमेंट आ रहा है। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि भाई रॉकेट वही का हमेशा कौन सा शेष होता है? डेबिट शेष होता है। डेबिट शेष क्यों होता है?
क्योंकि हमारे पास जितना पैसा होता है उससे ज़्यादा हम कभी भी भुगतान नहीं कर सकते। मान लीजिए मेरे जेब में 100 रुपये है तो मैं 100 से ज़्यादा भुगतान नहीं कर सकता। तो वही स्थिति है कि रोकड़ बही में अगर 50 रुपये है, 500 रुपये, 1000 रुपये है तो उससे ज़्यादा भुगतान वो रोकड़ बही है वो नहीं कर सकती है। तो इसलिए जो ये डेबिट साइड होगी आपकी और ये क्रेडिट साइड होगी, है ना, ये डेबिट और ये क्रेडिट। जो ज़्यादा है बैलेंस वो इस साइड का ही आएगा, डेबिट का ही आएगा, इसलिए आपका शेष क्या रहेगा, डेबिट शेष ही रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखना रोकड़ बही चाहे आपकी एक स्तंभीय हो, द्विस्तंभीय हो और चाहे त्रिस्तंभीय हो, चाहे पेटी केस बुक हो, है ना, उन सब का जो रोकड़ है वो क्या होगा, डेबिट शेष ही होगा, है ना, डेबिट शेष होगा। अगर आपकी बैंक को पूछ ले, है ना, इसी में थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे कि रोकड़ बही का जो बैंक कॉलम है ना, रोकड़ बही का जो बैंक कॉलम है उसका क्या शेष होगा, तो उसमें डेबिट और क्रेडिट हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बैंक के द्वारा जो कस्टमर होता है उनको ओवरड्राफ्ट वो उपलब्ध करवाया जाता है, अधिविकर्ष उपलब्ध करवाया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में उनकी राशि है वो जितनी उन्होंने जमा करवा रखी है उससे ज़्यादा वो विड्रॉल की जा सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। तो जो आपकी रोकड़ बही होगी उसका हमेशा डेबिट शेष होगा, जबकि रोकड़ बही का बैंक कॉलम है उसका डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों, क्लियर है, आगे देखेंगे। आगे देखो ये पॉइंट आता है नंबर 2, बैंक अपने ग्राहक की जमाओं अथवा आहरण का लेखा करेगा। बैंक के पास जितनी भी उनकी जमा है ना, जमा और आहरण का लेखा किस में करेगा, आपकी पासबुक में करेगा, रोकड़ बही में करेगा, चेक बुक में करेगा, या जमा कराने की जो पर्ची पुस्तक है उसमें करेगा, ये अपने को बताना है। तो बैंक अपने ग्राहक की जमाओं, क्योंकि ये सेवा भी है ना, बैंक अपने ग्राहकों को जो राशि जमा लेता है वापस देता है, वो एक सेवा के रूप में काम में करता है। तो अपने ग्राहकों की जमा और आहरण का लेखा किस में करेगा, तो देखो ये पता है, जब बैंक पैसा देता है तो उसकी एंट्री भी पासबुक में होगी, और जब बैंक पैसा जमा करता है तो उसकी एंट्री भी क्या होगी, पासबुक में होगी। तो चाहे आप जमा करवाओ और चाहे आप आहरण करो, दोनों का लेखा ही आपका किस में होगा, पासबुक में होगा। तो ए है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है दोनों बातें, है ना, चाहे आप जमा करवाओ और चाहे आप विड्रॉल करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बैंक है वो राशि उसकी प्रविष्टि है वो पासबुक में ही करेगा। ये सारी बात क्लियर होगी, क्लियर होगी ना, तो बढ़ेंगे अपन आगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जो आपकी त्रिस्तंभीय रोकड़ बही है, त्रिस्तंभीय में क्या होता है आपका, त्रिस्तंभीय में एक कॉलम होता है कैश का, एक होता है आपका डिस्काउंट का, और एक होता है आपका बैंक का। 3 कॉलम है वो उसमें होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही कहते हैं। तो त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में बैंक अधिविकर्ष बताती है ना, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में बैंक अधिविकर्ष बताती है। तो देखो अपन सिर्फ कॉलम की बात करेंगे, है ना, ये आपका डेबिट पक्ष है और ये आपका क्रेडिट पक्ष है ना। अब देखो ये क्या कह रहा है कि रोकड़ बही का बैंक अधिविकर्ष, है ना, बैंक अधिविकर्ष है वो बताती है, यानी बैंक जो ओवरड्राफ्ट है वो क्या बताएगी कि बैंक खाने का क्रेडिट शेष हो, रोकड़ खाने का क्रेडिट शेष हो, रोकड़ खाने का डेबिट शेष हो और बैंक खाने का डेबिट शेष हो, है ना। तो ये आपको बताना है ना। तो अपने बैंक अधिविकर्ष की स्थिति में क्या आता है ये अपने को ध्यान में रखना है ना। तो आपका जो बैंक अधिविकर्ष है वो क्या बताएगा, बैंक अधिविकर्ष आपने कभी भी देखा होगा जब बैंक में पैसे निकालते हैं, है ना, तो बैंक में पैसे निकालते ही वो क्या होता है, विड्रॉल होता है ना। तो अब यहाँ पर अधिविकर्ष में भी क्या होता है ना, अधिविकर्ष में आपने क्या हुआ, डेबिट शेष होता है तो वो तो प्लस में होता है, लेकिन ये क्या कह रहा है, यहाँ पर अधिविकर्ष पूछा है तो ये आएगा आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा, क्रेडिट शेष होगा। तो यहां पर भी आपका ए सही होगा, बैंक खाने का क्रेडिट शेष है वो क्या बताता है, ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन है वो बताता
है ना। तो त्रिस्तंभीय रोकड़ बही है, उसमें अगर आपका बैंक अधिविकर्ष है, यानी कुल मिलाकर आपका जो क्रेडिट पक्ष है वो ज्यादा है और डेबिट है वो कम है, तो यहाँ पर जो बैलेंस आता है टू बैलेंस CD, है ना, ये आएगा किसका, ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन में। और फिर ये अगले महीने ये इस साइड आके क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा और टू बैलेंस BD है, इसको लिख देंगे। तो ठीक है, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है कि भाई त्रिस्तंभीय रोकड़ बही है, उसका जो बैंक अधिविकर्ष क्या बताता है, बैंक खाने का क्रेडिट शेष है वो आपको बतलाएगा। ठीक है साथियों, समझ गए मेरी बात। तो ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूं, ये आपको सिंपल लगते होंगे, ये सिंपल उन्हीं को लगते हैं जिन्होंने पढ़ रखा है ना। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा तो उनके लिए तो वही बात है ना। तो ये आपको समझना होगा। और कई बार क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं, लेकिन अपन थोड़ा सा ज्यादा उत्साह में क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, या बहुत ज्यादा अपन ने पढ़ा तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ज्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में। तो ये चीज अपने को थोड़ी सी अभ्यास के साथ कंफर्म कर लेनी है कि भाई इसका आंसर ऐसे ही होगा। तो बैंक अधिविकर्ष है वो बैंक खाने का क्रेडिट शेष है वो बताता है। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखिए, आगे 4 नंबर क्या है कि रोकड़ बही जिसमें बट्टा खाना भी होता कहलाती है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई रोकड़ बही है वो 3 तरीके से होती है ना। एक स्तंभीय जिसमें कैश का होता है, द्विस्तंभीय जिसमें कैश और डिस्काउंट होता है, त्रिस्तंभीय जिसमें कैश बैंक और डिस्काउंट तीनों होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जिसमें बट्टा खाना होता है वो कौन सी होगी, द्विस्तंभीय, फुटकर, साधारण या त्रिस्तंभीय, है ना। तो जिस बही में आपको पता है कि भाई डिस्काउंट का कॉलम दे रखा है, क्या डिस्काउंट का कॉलम है वो दे रखा है, इसका मतलब ये 2 कॉलम हो गए, तो आपका आंसर आ जाएगा द्विस्तंभीय रोकड़ बही। ए है इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा द्विस्तंभीय रोकड़ बही। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो 4 क्वेश्चन हो गए, चारों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ चेक का जो उद्देश्य है वो भी यहाँ पे पूर्ण करना है कि भाई अभी तक आपने जो पढ़ा है वो आपको कहाँ तक और क्या समझ में आ गया है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनको समझना बहुत ही जरूरी है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ए है वो यहाँ पर आपका आंसर हो रहा है। तो जो लगातार आंसर दे रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं, वो जुड़ रहे हैं। और भी लोगों को मोटिवेट होने की आवश्यकता है, लगातार आंसर वो देते रहे, अपने आप को चेक करते रहे। अगर गलत होता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें अपन सुधार कर सकते हैं, स्वयं को मोटिवेट है वो कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो 5 नंबर क्या है, 5 नंबर है कि निम्न में से किस व्यवहार की विपरीत प्रविष्टि है होगी, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। देखो बैंक में रुपया जमा करवाया, क्या एंट्री होगी, बैंक में रुपया जमा करवाया। तो बैंक में पैसे आए हैं तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, है ना। निजी व्यय के लिए बैंक से रुपए निकाले, निजी व्यय के लिए, है ना, तो निजी व्यय के लिए एंट्री हो जाएगी आपकी ड्रॉइंग अकाउंट DR टू कैश। ठीक है, मजदूरी का भुगतान चेक से किया, तो मजदूरी का भुगतान चेक से किया है तो वेजेस अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, है ना। वेतन है वो चेक से चुकाया तो सैलरी अकाउंट DR टू बैंक, है ना। अब देखो सब की एंट्री हो जाएगी, है ना। इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी कैश कॉलम में हो जाएगी बाई ड्राइंग, इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक कॉलम में हो जाएगी बाई वेजेस, इसकी भी बैंक कॉलम में हो जाएगी बाई सैलरी। लेकिन ये जो आप है इसकी क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री यही है, ये तीनों ही आपकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ बैंक का एक पक्ष ही प्रभावित हो रहा है। कॉन्ट्रा एंट्री कब होती है, जब आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों केस या बैंक से प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एंट्री है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है जिसमें आपकी एंट्री हो रही है बैंक अकाउंट DR टू केस। तो अपने को क्या चाहिए, विपरीत प्रविष्टि पूछिए इसमें,
इसने यही तो पूछा है कि भाई विपरीत प्रविष्टि है ना किस व्यवहार की होगी, तो आपका जो 1 नंबर है उसकी विपरीत प्रविष्टि हो जाएगी। तो बैंक में रुपया जमा कराया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर भी आपका ए है वो सही आंसर हो रहा है। तो लगातार 5 क्वेश्चनों में आपका आंसर है वो लगातार ए ही आ रहा है। तो यहां पर ये जरूरी नहीं कि वहां पर भी ए ही आएगा, है ना, क्योंकि ये छोटी एग्जाम नहीं, बहुत बड़ी एग्जाम है, बड़ा कंपटीशन है, लाखों विद्यार्थी इस एग्जाम में बैठते हैं, है ना। तो जहां एग्जाम में कंपटीशन एग्जाम होती है तो ये जरूरी नहीं कि वहां पे ए ऑप्शन ही आए, है ना, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है। ये तो स्वयं के बनाए हुए क्वेश्चन है, तो इनको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। लेकिन वहां पर भी देखो कोई बड़ी बात नहीं, लगातार ज्यादा क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 की एग्जाम हुई थी, उसमें अपना इनकम टैक्स वाला जो पेपर था उसमें ज्यादातर ऑप्शन डी ही थे, लगभग 53-54 क्वेश्चन है वो डी थे। यानी 150 में से अगर 54 क्वेश्चन डी होते हैं तो बड़ी बात होती है, क्योंकि 1/3% है वो हो जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने को आना चाहिए, अपने सारी क्लियर बातें होनी चाहिए। ठीक है, 5 नंबर हो गया। बड़े आगे देखते हैं। आगे देखो क्या है कि 6 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यवहार को रोकड़ बही में नहीं लिखेंगे। आपका कौन सा व्यवहार है जिसकी प्रविष्टि अपने कैश बुक में नहीं करेंगे, है ना। विच इज द पार्ट ऑफ एंट्री विच नॉट डू इन कैश बुक, है ना। कैश बुक में अपन इसकी प्रविष्टि नहीं करेंगे। तो अपन की एंट्री क्या होगी कि भाई कौन कौन सी है जिसकी रोकड़ में एंट्री नहीं करेंगे, कि भाई नगद ऋण, आपने लोन दिया किसी को नगद, है ना। तो देखो ये तो अपनी एंट्री क्या हो जाएगी, लोन अकाउंट डीआर टू कैश। तो इसमें तो कैश नाम आ गया, इसका मतलब ये क्या करेगा भाई एंट्री होगी, क्योंकि कैश आ गया तो भाई लोन होगा। बैंक में जमा करवाए, है ना, बैंक में जमा करवाए तो इसकी भी एंट्री होगी कॉन्ट्रा एंट्री पर होगी। बैंक अकाउंट डीआर टू कैश, तो ये भी होगी। तीसरा है कमीशन प्राप्त किया, तो ये भी होगी, है ना। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डीआर टू कमीशन। अकाउंट विक्रय वापसी, है ना, ये विक्रय वापसी है, यानी ये आपका सेल्स रिटर्न हो गया, है ना। ये क्या हो गया, सेल्स रिटर्न। तो विक्रय वापसी की एंट्री क्या होगी, विक्रय वापसी है वो आपकी किस में होती है, ये आपकी जो आपकी सेल्स रिटर्न बुक होती है, सेल्स रिटर्न बुक होती है, उसमें उसकी प्रविष्टि अपन करेंगे, है ना। विक्रय वापसी की एंट्री किसमें करेंगे, आपकी किसमें होगा, सेल्स रिटर्न बुक है उसमें एंट्री करेंगे। तो यहां पर ये अपने को ध्यान में रखना है कि भाई रोकड़ बही में उसकी प्रविष्टि नहीं की जाएगी। तो विक्रय वापसी एक ऐसा ऑप्शन है यहां पर जिसकी प्रविष्टि है वो आपकी किसमें नहीं होगी, सेल्स रिटर्न बुक में होगी, रोकड़ बही में नहीं होगी। क्योंकि विक्रय वापसी, क्रय वापसी, विक्रय वापसी और सेल्स और परचेज, है ना, इनको अपन क्या मानते हैं, उधार मानते हैं। लेकिन अगर नगद होता है तो रोकड़ बही में आता है। अब यहाँ पर सिर्फ विक्रय वापसी दे रखा है तो इसलिए अपन को ये मानना है। बाकी ये थोड़ा सा सवाल को कंफ्यूज भी कर सकता है, क्योंकि विक्रय वापसी अगर नगद होती है, जो माल अपन ने किसी को नगद बेचा था और वो विक्रय वापसी हो जाती है तो उसकी एंट्री तो इसी में होगी। लेकिन यहाँ पर कैश का नाम नहीं दे रखा है तो इसलिए अपन इसको क्या मान सकते हैं, विक्रय वापसी को आंसर है वो मान सकते हैं, सुटेबल आंसर है वो इसका सेट कर सकते हैं। बाकी तो देखो अगर इसके आगे नगद लिखा होता तो ये प्रविष्टि भी आपकी रोकड़ बही में ही होती। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के उद्देश्य से ये क्वेश्चन है इसमें शामिल किया गया है, निश्चित रूप से आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, बढ़े आगे 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रोकड़ बही रखने का जो मुख्य उद्देश्य आपका क्या है ना, किस कारण किस लिए आप जो कैश बुक है वो रखते हो। तो नंबर 1 व्यापार का रोकड़ी क्रय मूल्य ज्ञात करना, कि भाई व्यापार में जो कैश प्राइस है उसकी कितनी रेट है, व्यापार की पूंजी मालूम करना, भाई कैपिटल कितनी है, व्यापार का रोकड़ और बैंक शेष जानना, कि भाई अपन कैश का और बैंक का शेष जान सके कि भाई कितनी अमाउंट वो अपने खाते में है, व्यापार का रोकड़ी विक्रय मूल्य जानना,
है ना। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुटेबल आंसर होगा इसका। बताओ देखिए फटाफट, आपके अकॉर्डिंग इसका कौन सा है जो सुटेबल आंसर होने वाला है। क्या आप जो कैश बुक तैयार करते हो वो रोकड़ी क्रय मूल्य के लिए ज्ञात करने के लिए करते हो, या पूंजी ज्ञात करने के लिए, या रोकड़ी या बैंक शेष जानने के लिए, या रोकड़ी विक्रय मूल्य जानने के लिए? तो किस लिए आप कैश बुक का वो तैयार करते हो, तो ये चीज भी अपने को पता होनी चाहिए। अब ये चीज कब पता होगी, जब अपने उस चैप्टर का डीपली अध्ययन किया है, पूरा विस्तृत अध्ययन किया है, तो निश्चित रूप से उसका आंसर हम दे सकते हैं। लेकिन अगर डीपली हमने अध्ययन नहीं किया है तो उसका आंसर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि रोकड़ी भाई क्रय मूल्य भी ज्ञात ही होता है, पूंजी का भी मालूम होता है, लेकिन फाइनल डाटा वो इनसे नहीं आता। ज्ञात जरूर हो जाता है लेकिन फाइनल डाटा जैसे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ये तो अपने पीएनएल है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं, वहां पर पता चलता है। लेकिन रोकड़ बही का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि व्यापार का जो रोकड़ तथा जो बैंक शेष है उसको जानना कि भाई वर्तमान कंडीशन में व्यापार के पास कितनी रोकड़ की अमाउंट है और कितनी है वो बैंक की अमाउंट है, क्योंकि इन दोनों अमाउंट के आधार पर ही अपन क्या करते हैं, भविष्य में निर्णय लेते हैं। क्या करते हैं, भविष्य में निर्णय लेते हैं, क्योंकि जितनी मात्रा में हमारे पास कैश होगा, जितनी मात्रा में हमारे पास पूंजी होगी, है ना, उसी के अनुसार तो अपन खर्चा करेंगे ना। अगर ये चीज हमारे पास नहीं होगी तो हम खर्चा कैसे करेंगे। तो मुख्य उद्देश्य जो आपकी कैश बुक है उसका ये है कि भाई व्यापार की जो रोकड़ है और बैंक का शेष है वो जान सके, दोनों का मिलान कर सके और उसके बाद भविष्य के जो भी निर्णय है वो निर्धारित कर सके। ठीक है साथियों, बढ़े आगे देखते हैं। आगे है 8 नंबर, क्या है कि चालू खाता खोलने पर बैंक ग्राहक को क्या देता है ना। अगर आपने बैंक में क्या खोला है, आपने बैंक में करंट अकाउंट खोला है ना, करंट अकाउंट खोला है, तो आपको बैंक है वो क्या क्या सुविधाएं देता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी जो बैंक है उसमें कई तरीके के खाते वो खोले जाते हैं, जिसमें आपका सेविंग अकाउंट है, जिसमें आपका करंट अकाउंट है, जिसमें आपका आईडी अकाउंट है, जिसमें आपका एफडी अकाउंट है। ये सारे अकाउंट है वो आपके उस बैंक में खोले जाते हैं। पर्टिकुलर रूप से अपन बात करें तो 2 ही खाते वो ज्यादा काम में आते हैं, क्योंकि आरडी और एफडी वो तो एक तरीके से सेविंग के रूप में काम करते हैं कि भाई एफडी के लिए अपने जमा करवा दिया तो जितने साल की एफडी है उतने साल तक उसको अपने छेड़ भी नहीं सकते। आरडी है तो आरडी की भी वही होती है, बस उसमें किस्त वो प्रत्येक माह या 6 माह से अपन को चुकानी पड़ती है। जो आपका सेविंग अकाउंट होता है उसमें रोजमर्रा के जो लेन देन होते हैं, और जो आपका करंट अकाउंट होता है उसमें आपके रोजमर्रा के जो लेन देन होते हैं। तो बस फर्क इतना है कि भाई जो सेविंग अकाउंट है उसमें एक निश्चित लिमिटेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग ही अपन ट्रांजेक्शन है वो कर सकते हैं। लेकिन जो आपका करंट अकाउंट है उसमें आप एक दिन में कितनी बार भी पैसे जमा करवा सकते हो, कितनी बार भी निकाल सकते हो, कहीं कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि इस पर किसी प्रकार के ब्याज वो नहीं दिया जाता, जबकि सेविंग में 2.7% के आसपास है वो ब्याज दिया जाता है। तो चालू खाता खोलने पर बैंक वो ग्राहक को क्या देता है, चेकबुक देता है। क्या देता है, चेकबुक तो मिलेगी। जमा की रसीद, अपन बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो उसकी रसीद मिलती है, और पासबुक भी मिलती है। इसका मतलब है यहाँ पर है वो डी है वो सही आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त सारी जो सुविधाएं हैं वो बैंक के द्वारा ग्राहक को उपलब्ध करवाई जाती है। ये सारी सुविधाएं हैं वो बैंक है वो ग्राहक को उपलब्ध करवाता है। तो ये बात अपन ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है साथियों, बढ़े आगे देखो ये क्या कह रहा है, 9 नंबर है ना। 9 नंबर है वो क्या कह रहा है कि 15,000 मूल्य का माल 10% व्यापारिक छूट पर बेचा है ना, इसको लेखा रोकड़ वही पे किया जाएगा है ना। तो देखो सबसे पहले तो इसको अपने को ध्यान में रखना, जो व्यापारिक छूट है वो कभी भी खातों में नहीं दिखाई जाती है ना, खातों में नहीं दिखाई जाती है ना, ये अपने को ध्यान में रखना हमेशा, क्योंकि बट्टा है ये 2 तरीके का होता है। एक तो होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, एक तो होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है आपका कैश डिस्काउंट।
ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ये दो तरीके के आपके डिस्काउंट होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जो आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है वो विक्रय बढ़ाने के लिए दिया जाता है, विक्रय वृद्धि हेतु ये दिया जाता है, ठीक है। आपका कैश डिस्काउंट है वो नगद प्राप्ति हेतु दिया जाता है, नगद प्राप्ति हेतु दिया जाता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना। अब यहां पर कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया है कि भाई व्यापारिक छूट है पर उस पर माल बेचा गया है ना, तो माल बेचेंगे तो एंट्री होगी अपनी कैश अकाउंट DR2। अब यहां पर डिस्काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये व्यापारिक बट्टा है। टू क्या करेंगे, सेल्स, बेचा गया है तो सेल्स अकाउंट। अब देखो 15,000 है, 15,000 का 10%, 15,000 का 10 यानी 1,500 रुपए। तो 15,000 में से 1,500 घटा दो तो 13,500 रुपए क्या हो गए, 13,500 रुपए हो गए। और वो 13,500 रुपए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 13,500 रुपए लिखेंगे। तो अब ये क्या पूछा है, इसको रोकड़ वही में किस साइड लिखा जाएगा, तो रोकड़ वही में लिखेंगे टू सेल्स यानी डेबिट पक्ष में, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना, 13,500 से। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। दोनों ही चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है कि भाई एक तो व्यापारिक बट्टा होता है, एक नगद बट्टा होता है। नगद बट्टा अगर ये होता तो अपन यहाँ पे दिखाते हैं कैश अकाउंट DR 13,500, डिस्काउंट अकाउंट DR 15,000 टू सेल्स। लेकिन यहाँ पर व्यापारिक बट्टा है, इस वजह से अपन जो 10% अमाउंट है यानी 1,500 रुपए है उसको नहीं दिखाना है, सिर्फ छूट अपने को देनी है। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। छूट जरूर मिलेगी लेकिन बट्टा है वो नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है साथियों, समझे मेरी बात। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। बढ़े आगे, आगे 10 नंबर क्या कहता है कि साधारण रोकड़ वही में रकम के कुल खाने होते हैं। यहां पर देखो कुल खाने पूछ लिया, यहां पर ये नहीं पूछा कि भाई डेबिट पक्ष में कितने होते हैं, क्रेडिट पक्ष में कितने होते हैं। तो आपको आंसर देना 2, 4, 3, 1, बताओ। देखिए अब देखो साधारण रोकड़ वही होती है जो आपकी कैश बुक होती है, डेट पर्टिकुलर ये कॉलम होता है, डेट पर्टिकुलर JF कैश, फिर आ जाएगा डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर आपका JF और फिर कैश। अब इसमें पूछा कुल, तो देखो एक तो हो गया आपका डेबिट में, एक तो हो गया आपका डेबिट पक्ष में, एक हो गया क्रेडिट पक्ष में, है ना। तो रोकड़ वही में कुल खाने कितने हो गए, 2 खाने हो गए। इसका मतलब है ए है वो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है। तो साधारण रोकड़ वही में आपके कॉलम कितने होते हैं, साधारण रोकड़ वही में कुल रकम के कॉलम 2 होते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ रकम का पूछा है ना, टोटल कॉलम नहीं पूछा, सिर्फ रकम के कुल खाने पूछे। तो रकम के 1 और 2 यानी 2 कॉलम रकम के होते हैं। ओके, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, 11 नंबर, व्यापारी ने नगद माल बेचा जिसका भुगतान चेक से प्राप्त हुआ। व्यापारी ने चेक अपने पास रख लिया, इसका लेखा रोकड़ वही में कौन कैसे करेंगे, है ना। देखो व्यापारी ने नगद माल बेचा, नगद माल बेच दिया जिसका भुगतान चेक से प्राप्त हुआ। नगद माल बेचते ही भुगतान है वो चेक से प्राप्त हुआ। व्यापारी ने चेक अपने पास रख लिया, भाई अपन ने माल बेचा और माल बेचते ही उस व्यक्ति ने क्या किया, चेक से भुगतान कर दिया, है ना। अब देखो यहाँ पर 2 कंडीशन बनती है ना। अगर अपन उसी को उसी दिन बैंक में जमा करवा देते हैं, है ना, उसी दिन बैंक में जमा करवा देते हैं या अपने पास रखते हैं, तो अपने पास रखते हैं, अपने पास
या बैंक, है ना, उसी दिन बात करेंगे सिर्फ उसी दिन की, जिस दिन प्राप्त हुआ। तो जिस दिन प्राप्त हुआ है उसी दिन अगर अपने पास रख लेते हैं तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर टू डेटर, जो देनदार है जिसको माल अपने बेचा है। अगर बैंक में जमा करवा देता है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डीआर टू डेटर, है ना। बात करें जिस दिन चेक प्राप्त हुआ उसी दिन अगर हम अपने पास रख लेते हैं तो कैश अकाउंट डीआर टू डेटर, और अगर बैंक में अपन जमा करवाएं चाहे वो व्यक्ति डायरेक्ट जमा करवाए तो ये एंट्री होती है बैंक अकाउंट डीआर टू डेटर, है ना। सीधा बैंक में आता है तो बैंक अकाउंट डीआर टू डेटर, अपने पास रखते हैं तो कैश अकाउंट डीआर टू डेटर। अब अगले दिन, क्योंकि उसी के बाद आगे कोई भी दिन हो सकता है, अगले दिन उसे बैंक में जमा करवाएंगे तो बैंक है वो पाने, क्योंकि इसमें तो जमा करवाने की आवश्यकता ही नहीं होगी, ये तो अपन ने ऑलरेडी जमा करवा दिया है तो इसको तो जमा करवाने नहीं, इसको जमा करवाएंगे। तो अब जमा करवाएंगे तो अब बैंक पाने वाला हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डीआर और ये हो जाएगा टू कैश अकाउंट, ये इसकी एंट्री हो जाएगी। कब ये एंट्री कब होगी, ये एंट्री कब होगी, ये होगी इसकी अगले दिन, है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो यहां पर पूछा है कि इसका कौन से खाने में होगा, है ना, कि नगद माल बेचा, इसका भुगतान चेक से प्राप्त हुआ, व्यापारी ने चेक अपने पास रख लिया, इसका लेखा रोकड़ वही में। तो देखो रोकड़ वही में क्या होगा, रोकड़ वही के कौन से खाने में होगा, है ना, रोकड़ वही के कि भाई व्यापारी ने नगद माल बेचा, उसका भुगतान चेक से प्राप्त हुआ, व्यापारी ने चेक अपने पास रख लिया, इसका रोकड़ वही के खाने में होगा। तो देखो ये होगा आपका रोकड़ खाने में, है ना, क्योंकि एंट्री ये होगी अपने पास रख लिया है, अपने पास रख लिया है, तो एंट्री ये होगी कैश अकाउंट या टू डेटर। तो क्या लिखेगा, टू डेटर, और कैश के कॉलम में ये अमाउंट है वो लिख देगा, ठीक है। तो ये रोकड़ खाते में इसकी प्रविष्टि होगी। समझ गए मेरी बात, समझ गए ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बढ़े आगे, आगे देखते हैं। 12 नंबर क्या है कि निम्न में से किस लेन देन की खाता बही में खतौनी करने की आवश्यकता नहीं है। खाता बही में खतौनी करने की आवश्यकता नहीं है। आजकल जितने भी जो एग्जाम होते हैं ना, उसमें आपने देखा होगा तथ्य आधारित वो प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ में नेगेटिव पूछे जाते हैं कि नहीं है ना, या ये दोनों है, ये तीनों है ना, इस तरीके से पूछे। उपरोक्त सभी वाले नहीं पूछे थे, ये सही है या सही, इस हिसाब से पूछे जाते हैं। तो खाता बही में खतौनी करने की आवश्यकता नहीं है। देखो चेक द्वारा खर्चों का भुगतान, है ना, चेक द्वारा खर्चों का भुगतान, तो इसकी एंट्री क्या होगी, खर्चे हो गए, तो एंट्री होगी आपकी एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर टू बैंक, ये तो एक होगी, है ना। दूसरी क्या कह रहा है, दूसरी ग्राहक से नगद भुगतान प्राप्त किया, ग्राहक से नगद भुगतान प्राप्त किया, तो कैश अकाउंट डीआर टू कस्टमर कर दो या डेटर कर दो, या टू डेटर भी कर सकते हैं, है ना, ये हो गई। फिर तीसरी क्या कह रहा है, बैंक से कार्यालय हेतु रुपए निकाले, बैंक से कार्यालय हेतु रुपए निकाले, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डीआर टू बैंक, देने वाला कौन है, बैंक, ये आपकी 3 नंबर हो जाएगी। और फिर 4 नंबर क्या हो जाएगी आपकी, 4 नंबर क्रय किए गए माल का भुगतान चेक से किया, तो क्रय किए गए माल का भुगतान चेक से किया है, तो परचेज अकाउंट डीआर टू चेक से किया है, तो बैंक अकाउंट, है ना। अब यहां पर अपन से क्या पूछा है, यहां पर अपन से पूछा है कि भाई आपको बताना है कि खतौनी की आवश्यकता नहीं है। तो देखो इसकी भी खतौनी की आवश्यकता होगी क्योंकि दोनों खाते अलग अलग है, खतौनी की आवश्यकता होगी। इसकी भी आवश्यकता होगी क्योंकि दोनों खाते अलग अलग है, इसकी भी आवश्यकता होगी
इसकी नहीं होगी क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है उसकी खतौनी करने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। तो जो भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी जिसको अपन क्या लिखते हैं, जिस संबंधित कॉलम होता है उसके आगे सी लिखते हैं कि भाई ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा कि बैंक से कार्यालय हेतु रुपए निकाले, इसके लिए खतौनी करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है ना। कॉन्ट्रा एंट्री होने के कारण इसकी खतौनी करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है साथियों, समझे मेरी बात। तो ये था आज का एक और शानदार जानदार छोटा सा सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो आपके लिए फायदेमंद होगा, ऐसी मैं आशा और विश्वास रखता हूं। अगर ऐसा भी आप भी सोचते हैं तो आज के इस सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आज के इस सेशन को अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कर दें ताकि उन साथियों को भी इस सेशन का बेनिफिट मिले और वो भी हमारे साथ लगातार जुड़े। कॉमर्स रिलेटेड और सरकारी जॉब रिलेटेड लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन उनको जानना है तो आप हमारे साथ जुड़े। हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, दोनों के लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम आपको लगातार जो लेटेस्ट जानकारियां हैं वो शेयर करते रहते हैं। उन जानकारियों को आप घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं तो ये काम आपको अवश्य करना है। ठीक है साथियों, इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।